वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू के कुछ मॉक क्वेश्चंस मैं ला रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, एक एक टॉपिक पे बनाती थी, अभी मैं 5-6 क्वेश्चंस एक साथ लेती हूँ। कल मैंने आप सबका मॉक इंटरव्यू लिया था, बहुत सारे आंसर्स आए, मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर पाई, बट मैंने आप सबके आंसर्स पढ़े और बहुत ही बेहतरीन आंसर्स आए हैं। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे ही आए हैं। तो आज मैं सीरीज 2 पर बहुत ज़्यादा मुझे आया है, यानी मॉक सीरीज 2 जो मैंने ली थी कल, उस पर बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आया कि मैम आप मुझे प्लीज़ इसके आंसर्स बताइए, क्या आंसर्स होने चाहिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आंसर शुरू करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि अगर आपकी एब्सेंस में बच्चे को चोट लग जाती है तो क्या आप उस चीज़ की जवाबदेही लोगे या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, या फिर आप एज ए टीचर क्या करोगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मैम मैं फर्स्ट एड दूंगी, ये वो बहुत सारी चीज़, कुछ हद तक सही है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो शिक्षक को फर्स्ट एड तो देना ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि सबसे पहला अगर किसी बच्चे को चोट लग गई है तो वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, क्या नहीं किया, उस चीज का वक्त नहीं है। ठीक है, वक्त किस चीज का है? वक्त है कि इमीडिएट अटेंशन दिया जाए बच्चे को, सबसे पहले उस पे वर्क किया जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा पड़ा हुआ है, कोई सीरियस चोट आई हुई है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन इसका जिम्मेवार है, क्या है, नहीं है, कोई फालतू की पॉलिटिक्स, कुछ नहीं। पहले तो बच्चे को, फिलहाल टीचर का सबसे पहला कर्तव्य है बच्चे को मेडिकल अटेंशन तुरंत देना, तुरंत इमीडिएट रिलीफ देना। और दूसरी बात यहाँ पे आती है स्कूल पॉलिसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में स्कूल पॉलिसी में ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है कि कौन किस चीज़ के लिए किस हालात में रिस्पॉन्सिबल होगा। स्कूल की पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें डीपली लिखी रहती है, तो हर स्कूल की अपनी पॉलिसी है। अगर उस पॉलिसी के अनुसार अगर टीचर रिस्पॉन्सिबल है तो बिल्कुल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे आती है। ठीक है, अगर बात हम करें कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग की, इस केस में आप ये जवाब दे सकते हैं कि अगर मैं किसी ऐसे वक्त में जा रही हूँ जिस चीज़ में मुझे ज़रूरत है और मैं स्कूल से बाहर जा रही हूँ, मान लीजिए 15 मिनट की छुट्टी पे मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं कम्युनिकेट करके या इस चीज़ को रिपोर्ट करूँगी किसी भी मेंबर को, स्कूल की जो अथॉरिटी है उनको, कि मैं इतने देर के लिए नहीं हूँ, प्लीज़ किसी सब्सटीट्यूट टीचर को मेरे जगह पे रखा जाए। टीचर जवाबदेही छोड़ के क्लासरूम से बिल्कुल भी नहीं जा सकता। एक टाइम होता है, एक समय होता है, हर समय जो है के लिए, जैसे गेम्स पीरियड है तो गेम्स पीरियड में गेम्स टीचर होते हैं, तो हर चीज़ में छोटे बच्चे जो 1 to 5 होते हैं उन पर निगरानी रखना थोड़ा आवश्यक होता है। अगर टीचर कहीं जा रही हैं तो कम्युनिकेट करके एटलीस्ट जाए, किसी काम से जा रही हैं। अब बात आती है कि टीचर ने ऑलरेडी सारे रीजनेबल प्रिकॉशंस ले रखे हैं कि बच्चे को चोट ना लगे, सारा स्कूल के जो प्लेग्राउंड है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे बहुत हद तक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, बहुत हद तक जो है नहीं आती है। ये सब बात मैं आपको ये बता रही हूँ, ये सब बात आपको जहन में रखना है, उसी हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हो। तो सबसे इसका सटीक आंसर यही हो सकता है कि मैं हूँ, सबसे पहले मैं उसे फर्स्ट एड दूंगी और बिल्कुल मैं उस चीज़ को सबसे पहला जवाब यही होगा कि सबसे पहले मैं बच्चे को फर्स्ट एड दूंगी। ठीक है, और मैं अगर कहीं जाऊंगी, किसी भी काम से जाऊंगी, तो मैं कोशिश करूंगी किसी भी सब्सटीट्यूट टीचर वहां पे मेरे जगह मौजूद रहे, अगर मैं बच्चे के क्लास में मौजूद नहीं हूं तो इन दैट केस। ठीक है, ये इसका सटीक जवाब हो सकता है। दूसरा मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, अगर बच्चे को कोई चीज़ सीखने में प्रॉब्लम है और लर्निंग डिसेबिलिटी और बाकी बच्चों से चिढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो टीचर का क्या काम है कि सिचुएशन को विटनेस करना, सिचुएशन को सबसे पहले देखना है, सबसे पहले उस चीज़ को देखना है, जब हो रहा है उसी वक्त उस चीज़ को पकड़ना है कि जिस समय वो चीज़ हो रहा है एकदम एट द मोमेंट प्रेजेंट होना है, सपोर्ट करना है। जो स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है उसके साथ आपका सपोर्ट होना चाहिए। स्कूल काउंसलर की मदद लें, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें इस चीज़ में, और क्लासरूम में मोरल वैल्यूज देने की बहुत ज़रूरत है। क्लासरूम को एजुकेट करें, क्लासरूम को समझाएं, इस चीज़ के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ये एक शिक्षक का काम है। अगला मैंने क्वेश्चन किया था आप सबसे कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट अगर मार्क्स के लिए होती है, अगर पेरेंट्स मार्क्स के लिए अगर मान लीजिए झिक झिक कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा मार्क्स को सीरियसली ले रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आपकी वजह से मैडम ऐसा हो रहा है या फिर आप नहीं ध्यान दे रहे हो, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई सुने, एक टीचर का काम है अगर पेरेंट्स कुछ भी बात लेके आ रहे हैं तो पहले गुड लिसनर बनिए, इंटरप्ट मत कीजिएगा, बीच में बोलने दीजिए, सुनिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उनकी बात को बिना इंटरप्ट किए सुनूंगी। ठीक है, मैं उनकी बात को समझने की कोशिश करूंगी, दूसरा पॉइंट, और मैं उन्हें इंफॉर्मेशन दूंगी कि बच्चे की कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बच्चे की पूरी एकेडमिक रिकॉर्ड जो है पेरेंट्स से शेयर कीजिए, उनको दिखाइए।
और अपनी टीचिंग मेथड को एक्सप्लेन कीजिए पेरेंट्स के सामने कि आप अपना क्या तरीके से टीच करते हो, क्या ताकि उनको समझ में आए कि आपका क्या तरीका है। और बच्चे की लर्निंग स्टाइल को एक्सप्लेन कीजिए कि आपने क्या महसूस किया, कि बच्चा कैसे समझ रहा है, और पेरेंट्स से जानने की कोशिश कीजिए कि पर्सनली पेरेंट्स ने क्या फील किया है, कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चा किस तरीके से ज़्यादा समझता है। उस चीज़ पर दोनों पेरेंट्स और टीचर्स डिस्कस कीजिए, ठीक है। पेरेंट्स को रिसोर्सेज दीजिए, अगर आप जो दे सकते हैं रिसोर्सेज वो दीजिए, जिससे कि पेरेंट्स वर्क कर सकें उस पर, वो भी और आप भी, क्योंकि बच्चा एक सिर्फ शिक्षक नहीं बना सकता, बच्चा सिर्फ पेरेंट्स नहीं बना सकता, बच्चा दोनों के सामंजस्य से, टीचर और पेरेंट्स दोनों के कंट्रीब्यूशन से बच्चा में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मिलता है, ठीक है। अब बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि एकेडमिक को लेके सिर्फ मार्क्स की वजह से बच्चे को जज करना राइट नहीं है। अगर पेरेंट्स भी ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें, पेरेंट्स को बच्चे की स्ट्रेंथ पर फोकस करवाइए कि ठीक है, एक हद तक मैं मानती हूँ कि मार्क्स ऐसा है, ठीक है, बच्चे की आपने रिपोर्ट शेयर कर ही दी, बच्चे की लर्निंग स्टाइल आपने डिस्कस कर ही ली। अब इन सब के बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये मुझे कमेंट में भी आया था, कमेंट में उन्होंने बहुत बेहतरीन से समझाया है, आप चाहे तो उनका कमेंट पढ़ लीजिए, मैं नाम भुला रही हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि बच्चे के जो एकेडमिक है, बच्चे के स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, यानी बच्चा किस चीज में अच्छा है ये पेरेंट्स को दिखाइए। मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। बच्चा अगर कोई गेम्स में तो अच्छा नहीं है, बच्चा किसी डांस में तो अच्छा नहीं है, बच्चा किस चीज पे अच्छा है, उस स्ट्रेंथ पे भी थोड़ा सा फोकस करने की बहुत नीड है। ऐसा नहीं कि बच्चे को जज कर दे, अगर बच्चा मार्क्स से खराब है तो बच्चा ही आपका खराब है, ऐसे नहीं बोला जाता। समझिए, जानिए, पेरेंट्स को प्रेशराइज मत कीजिए कि आप जो है बच्चे को ऐसे जज कर रहे हो, बच्चा, ये इस तरह का माहौल मत बनाइए। पेरेंट्स को बोलने का मौका दीजिए, और पेरेंट्स आप पर फोर्स नहीं कर सकते हैं सिर्फ मार्क्स पे बच्चे को जज करना, चाहे वो टीचर करे चाहे वो पेरेंट्स करे, ये गलत है। बच्चे के स्ट्रेंथ को गिनाइए, बच्चे के स्ट्रेंथ बताइए पेरेंट्स को कि बच्चा किस चीज़ में बेहतर है। अब बात आती है कि चाइल्ड ने कंप्लेन किया है आपके बारे में पेरेंट्स से जाके, जो मेरा तीसरा क्वेश्चन था कि बच्चे ने जो है कंप्लेन कर दिया है आपके बारे में पेरेंट्स से जाके। तो भाई सबसे पहली बात कि अगर पेरेंट्स कंप्लेन लेके आए हैं हायर अथॉरिटीज़ के पास स्कूल में, सुनिए, ठीक है। मैं बिना इंटरप्ट किए पहले पेरेंट्स की बात को सुनूंगी, मैं काम रहूंगी, मैं शांत रहूंगी, रिस्पेक्टफुल रहूंगी, शांत रहूंगी, कोशिश करूंगी शांत रहने का, और मैं डिटेल्स जानूंगी, मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्या बताना चाह रहे हैं पेरेंट्स, क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं एम्पैथी रखूंगी, यानी कि मैं और मैं ये मतलब ऐसे आंसर आपको नहीं देना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और इसे शब्दों में फ्रेम करके आपको इंटरव्यू में बोलना है। मैं पॉइंट्स रख रही हूँ आपके आगे, ठीक है। ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं बताने लगेगा इंटरव्यू में, ठीक है। आपको अपने हिसाब से रखना है आंसर, ठीक है। मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एम्पैथी रखना है, ठीक है, यानी कि मैं उनके तरफ से समझने की कोशिश करूंगी। और अगर आप राइट हो, मेरा क्वेश्चन यही था, अगर आप सही हो तो अपनी बात को कैसे रखोगे, तो भाई अपनी इंटेंशंस को एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी इंटेंशंस इस चीज़ में ऐसी नहीं है, क्लियरली, और एक ईमानदार शिक्षक की तरह अपने इंटेंशंस को सामने रखिए, ठीक है। और अगर कहीं ज़रूरत पड़े, अगर आप कहीं गलत साबित होते हो तो वहाँ पे माफ़ी मांगिए, ठीक है। उसमें कोई आप छोटे बड़े नहीं हो जाओगे, और बच्चे को धन्यवाद दीजिए शेयर करने के लिए, एक पॉजिटिव टीचर की इमेज बनाइए खुद के अंदर, और उस इश्यू को रिजॉल्व कीजिए, जो ये गलतफहमियां बन गई हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रोफेशनल बाउंड्रीज को बहुत मेंटेन रखने की जरूरत है, यानी कि वहाँ पे शिक्षक होके आप, अरे हाँ जी आप तो हमारे रिश्तेदार हुए, अच्छा फिर भी ऐसा हो गया, ये प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म को घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आपने वहाँ पे अपने प्रोफेशनलिज्म बाउंड्री को क्रॉस कर दिया और वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खिटपिट करने लगे, हाँ ये वो, ऐसा नहीं, ठीक है। और फॉलो अप लीजिए कि चीज़ें सॉल्व हुई फाइनली कि नहीं। अब अगला मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि 3 ऐसी खासियत आप में बताइए मैडम जिससे कि यार सर आपको हम केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्ट करें। तो इसका सबसे सटीक जवाब जो हो सकता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी जो मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, यानी कि शिक्षक जगत में जो होता है कम्युनिकेशन। और कोई भी आंसर दीजिएगा तो एरोगेंस में मत दीजिएगा, आपकी बातों से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं झलकना चाहिए, बातों से आपकी शालीनता झलकना चाहिए। आप बहुत ही धैर्यपूर्वक सहज होकर आप किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, यानी कि कम्युनिकेशन एक शिक्षक जगत में बहुत ही जरूरी चीज़ होता है। अगर आप कम्युनिकेट करना सही से नहीं जानोगे, सही तरीके से अपने बात को रखना नहीं जानोगे, तो ना तो आप बच्चों को पढ़ा पाओगे, ना बच्चे के पेरेंट्स को डील कर पाओगे, ना स्कूल इन्वायरमेंट को डील कर पाओगे, ये मैं आपको बता रही हूँ,
ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में कि क्या आप कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो। हालांकि हर किसी की अपनी अपनी होती है, आंसर वेरी कर सकते हैं, ठीक है। एम्पैथी एंड पेशेंस यानी दूसरे की जगह खुद को रख के उस चीज को महसूस करना, दया नहीं दिखाना, दूसरे की जगह खुद को रख के महसूस करना, ठीक है। और पेशेंस दिखाना, पेशेंस एक शिक्षक में होना बहुत जरूरी है, खासकर पीआरटी के शिक्षक में। बच्चे कई बार बहुत बच्चे बहुत फास्ट सीख जाते हैं, बहुत बच्चे बहुत लेट सीखते हैं, बहुत बच्चों को सीखने में पता नहीं, शायद 1-2 महीने भी लग जाते हैं। तो हर किसी का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है और एक शिक्षक में पेशेंस होना उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इस चीज को आप बता सकते हैं उनको कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मुझे ऐसा महसूस होता है और ये मुझे शिक्षक मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये चीज मुझे बहुत मदद करेगा मेरे ये शिक्षक होने की जर्नी में, ठीक है। अगला है कि आप बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं और क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। हर एक शिक्षक में क्रिएटिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक टीचर क्रिएटिव नहीं है तो वो एक बहुत ही मेजर स्किल को मिस कर रहा है। तो एडेप्टिबिलिटी यानी कि किसी भी सिचुएशन में मैं ढल सकती हूँ या ढल सकता हूँ, मुझे पता है कि कैसे चीज़ों को किस तरह के एनवायरनमेंट में आप कैसे ढल सकते हो। मान लो कोई क्लासरूम इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो वहाँ पे आप पैनिक नहीं हो सकते हो, वहाँ पे आप अपने आप को सहज रख सकते हो और आपके अंदर क्रिएटिविटी स्किल्स है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप में खूबियाँ हैं, आप इसको अपने शब्द में बयान करके बता सकते हो। अगला आता है, हाँ जी, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर आपको जो मेन सब्जेक्ट टीचर है वो अगर एब्सेंट है और आपको जाना है उस क्लास में पढ़ाने के लिए, 3-4 दिन के लिए एब्सेंट है या 1 हफ्ते के लिए एब्सेंट है, तो आप उस चीज़ को कैसे डील करोगे। तो इस पे तो भाई सीधी सी बात है कि 1 to 5 में अच्छा जवाब दिया किसी ने, मुझे जवाब दिया था, मैं क्योंकि अभी मुझे नाम नहीं याद है बट मैंने आपके आंसर को पढ़ा है जी। आपने लिखा था कि मैं बीइंग अ पीआरटी टीचर मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ाने में सक्षम हूँ, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, ये आंसर बहुत राइट है। 1 to 5 की टीचर को हर सब्जेक्ट में जो है स्मूथनेस होना चाहिए, उसे झिकझिक नहीं करना चाहिए क्योंकि 1 to 5 में क्या ही लेवल चला जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो वो कंफर्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पीआरटी की बात हो रही है। अगर एक टीचर एब्सेंट है तो दूसरे टीचर को बहुत ही जल्दी अडेप्ट करने की स्किल्स तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। अगर फिर भी आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपकी कमेंट को मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा है, आपने लिखा था कि अगर आपकी फिर भी बैकग्राउंड नहीं है तो आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को लोगे, ठीक है। मैं आप अब इसी से समझो, मैं हर एक किसी के कमेंट को पढ़ती हूँ, आप सबने बड़ा अच्छा दिया, मैं रिएक्ट भी मारूंगी आज शाम में, ठीक है। तो मैं प्रीवियस नॉलेज को बच्चे के देखूंगा कि बच्चा प्रीवियस नॉलेज क्या है और कॉमन टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। बड़ा ही बेहतरीन आंसर दिया, जिसने भी दिया है आप सब जाके लाइक मार दो उनको, बहुत बढ़िया आंसर दिया उन्होंने कि मैं बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से जो है कॉमन टॉपिक्स जो है प्रीवियस नॉलेज से कम्युनिकेट करूंगा, कॉमन टॉपिक्स जो है वो लूंगा। अब बात आती है थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की, ये आपने बताया बहुत बढ़िया आंसर है, लेकिन इसको बहुत ही सटीकता से मैं अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, रिव्यू लेसन प्लान्स यानी लेसन प्लान्स जो है उसको आप रिव्यू करेंगे जब टीचर सब्जेक्ट टीचर एब्सेंट है तब। इंट्रोड्यूस खुद को करना है, बच्चे आपको नहीं जान रहे हैं मान लो उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, और आप उस बच्चे की क्लास में मान लो न्यू गए हो, पहली बार गए हो, इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर पहले भी जा चुके हो तो इश्यूज नहीं है। इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को, फॉलो लेसन प्लान, जो लेसन प्लान है उस दिन का उसको फॉलो कीजिए ताकि बाद में कोई भी स्मूथनेस पे इफेक्ट ना पड़े। एडजस्ट करना होगा आपको एज पर रिक्वायरमेंट। इंगेज कीजिए स्टूडेंट को, ठीक है, बच्चों को इंगेज कीजिए एक्टिविटीज में। अगर आपको कोई पॉइंट है जिस पे आप अनश्योर हो क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हो तो एडमिट कीजिए, ठीक है। वहां पे एरोगेंसी, झूठी एरोगेंसी नहीं दिखानी है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, इस पे कल डिस्कस करते हैं, उस चीज के बारे में रिसर्च कीजिए और अगले दिन बता दीजिए, ठीक है। लेकिन उसके वहां पे झूठा कोई ज्ञान, कोई गलत इंफॉर्मेशन बच्चों को दे के नहीं आ जाना है, वो ब्लंडर जरूर हो जाएगा, ठीक है। वहां पे ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे बाद में, भाई मैं तो सब्जेक्ट की टीचर नहीं थी तो मैंने गलत पढ़ा दिया। गलत पढ़ाना अलाउड नहीं है क्योंकि बच्चे के माइंड में वो चीज बैठ जाएगा। अगर नहीं आता है तो रुक जाइए, थम जाइए, वहीं रुक जाइए, उस चीज को अगले दिन एक्सप्लेन करेंगे आप, ठीक है। अब आता है बात कि जितनी से जितनी ज्यादा एक्टिविटी आप इनकरेज करोगे उतना बढ़िया रहेगा बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी, जब तक टीचर मौजूद नहीं है। लेसन प्लान्स में जितनी भी एक्टिविटी है, कलरिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो भी चीजें हैं उसको अधिक से अधिक कराइए 5-6 दिन के लिए जब तक टीचर नहीं है, ताकि जब वो टीचर आए तो बच्चे ये चीज जरूर कह सके कि मैम आप नहीं थे, हमने आपको मिस किया बट बहुत मज़ा आया। एबीसी मैम आई थी या एबीसी सर आए थे और हमें बहुत मज़ा आया, लेसन प्लान भी आपका स्मूथली चला। मतलब कहने का मतलब है कि
आपको डील करने तो आना ही चाहिए। पीआरटी की बात है, यहाँ पीजीटी की बात नहीं है कि आपको ज्योग्राफी पढ़ाने भेज दिया गया। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो जिन्होंने आंसर दिया बहुत बेहतरीन दिया कि प्रीवियस नॉलेज लीजिए बच्चों का, बच्चे पहले से क्या जानते हैं और उससे क्वेश्चंस कीजिए, उससे ये कीजिए और लेसन प्लान्स जो है उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए ताकि एक स्मूथ करिकुलम जो है वो चलता रहे। तो ये था सीरीज 2 का जो आंसर्स था वो मैंने देने की कोशिश की। हर हालत में एक